हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द स्पेशल सेशन जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल सी के क्लास नंबर 9 वे विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल सी फ्रॉम द सब्जेक्ट एएफएम, है ना। तो पूरी एक प्रॉपर सीरीज चल रही है जहां पर हमने मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी के क्वेश्चंस को कवर करा है। नाउ इट्स टाइम दैट वी आर डिस्कसिंग मॉड्यूल सी क्वेश्चंस। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। तो आप इन सारे सेशंस को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर कोई भी सेशन मिस हो गया है तो आप बहुत सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, आप ऑफिसर अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्रिप्शन करने के बाद आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइएगा। वहाँ प्लेलिस्ट ऑप्शन में आपको सारे सेशन के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है, एक बार मुझे बताते जाइए। सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं उन सभी के साथ एक बार सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए सही है। Number 1, it's a contract to buy, sell something today, or contract to buy, sell something later. The quantity, price, the date of execution is determined today. The quantity, price, the date of execution is determined later. Forward contract के respect में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। नंबर 1, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय सेल समथिंग टुडे। आप अग्रीमेंट कर रहे हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें आप सामान आज या कोई सामान खरीदना बेचना आज चाहते हो या फिर बाद में चाहते हो। जब भी आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हो ये फ्यूचर बेस्ड है ना, ये प्रेजेंट ओरिएंटेड नहीं है। तो टुडे वाली स्टेटमेंट तो डेफिनेटली गलत है। सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय सेल समथिंग लेटर या फिर ऑन अ फ्यूचर डेट। ठीक है, फ्यूचर डेट में हम ऐसा करना चाहते हैं, राइट। देन द क्वांटिटी, प्राइस, द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन इज डिटरमाइंड टुडे। द क्वांटिटी, प्राइस, द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन इज डिटरमाइंड लेटर। नाउ एनीथिंग यू वांट टू, यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन, जो भी अंडरलाइंग एसेट है ना, वो उसका सेटलमेंट तो आगे होगा, फ्यूचर में होगा, यहाँ पे जो हमने लिखा था। लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या होगी, प्राइस क्या होगा, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगी, ये सारी चीजें डिसाइड होंगी एज ऑन टुडे। ठीक है, तो डू रिमेंबर दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय सेल समथिंग लेटर। द क्वांटिटी, द प्राइस, द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन इज टू बी डिटरमाइंड टुडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following derivative is not exchange traded? इनमें से कौन सा डेरिवेटिव एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं है। फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप, ऑप्शन, बोथ ए एंड सी। तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, या तो वो होते हैं ओवर द काउंटर, या फिर वो होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड। सो ओवर द काउंटर का मतलब क्या होता है, दीज आर कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पे दो लोग आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, दीज आर कस्टमाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, क्वांटिटी, एवरीथिंग, है ना, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, दैट इज डिसाइडेड बाय टू पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। जब आप एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हो तो यहाँ पे all the decisions, these are standardized contracts, ये सारे standardized है। ठीक है, so all these are standard contracts and the head or the regulator over here is the stock exchange, the respective stock exchange। तो यहाँ पे quantity क्या होगी, price क्या होगा, decision क्या होगा, ये सब कौन देखेगा, यहाँ पे वो आपका stock exchange देखेगा। यहाँ पर जो customized contract है, यानी दो लोग आपस में मिलके डिसाइड कर रहे हैं एट व्हाट प्राइस दे आर गोइंग टू ट्रेड, एट व्हाट प्राइस दे आर गोइंग टू डू द कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज एंड द अदर वन इज डिसाइडेड बाय द पार्टी इटसेल्फ। ठीक है, तो अब अगर आप देखो, आपसे बोला है नॉट एक्सचेंज ट्रेडेड, तो एक आपका फॉरवर्ड है, ठीक है, दूसरा आपका स्वैप है।
forwards and swap are not exchange traded, they are your customized contracts. तो आंसर क्या होगा? बोथ A and C is the right answer. Forward and swap, इसमें क्या प्राइस है, क्वांटिटी, ऑल दैट इज डिसाइडेड बाय टू पार्टीज इटसेल्फ, एंड एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट में इट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. ठीक है, नेक्स्ट वन. Dash means manipulation of accounts in such a way as to conceal vital facts and present the financial statement in such a way as to show a better position than what it is. Because of such a situation, a particular high or low ratio may not be a definite indicator of good or bad management. For example, a high stock turnover ratio is generally considered to be an indication of operational efficiency of the business, but this might have been achieved by unwarranted price reductions or failure to maintain proper stock of goods. So which is this concept which says that जिसमें आप मैनिपुलेशन करते हो अकाउंट्स का, और इन सच अ वे कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, डेटा है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम उसे कंसील करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं, हाइड करते हैं, राइट. सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज विंडो ड्रेसिंग, विंडो फोरफीटिंग, विंडो कैप्चरिंग, विंडो शूटिंग. सो द कॉन्सेप्ट जहां पे आप मैनिपुलेशन कर रहे हो अपने अकाउंट्स में, उसे हम लोग बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, राइट. सो विंडो ड्रेसिंग इज द वर्ड. विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अपने अकाउंट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, एक्चुअल फैक्ट्स को छुपाना, ठीक है, कंसील करना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को. नेक्स्ट वन. A construction company plans to purchase a new earth mover for rupees 3,50,000 in 5 years. Determine the annual savings required to purchase the earth mover if the return on investment is 12%. आई गेस डन. नाउ इसमें आपको क्या बतानी है, एनुअल सेविंग बतानी है, करेक्ट. आपको क्या दिया हुआ है, प्राइस कितना है, 3,50,000. हाँ, आपको ये खरीदना है, 3,50,000 की एक मशीन खरीदनी है, ठीक है, कितने साल बाद, 5 साल बाद, करेक्ट. अब ये आपसे बोल रहा है ये अमाउंट है, दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू दैट यू वांट, है ना, आफ्टर 5 years. ये बोल रहे हैं कितना पैसा आप हर साल सेव करो जिससे ये वाला अमाउंट इकट्ठा हो जाए, एंड इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में चल रहा है दैट इज 12%. ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, हमें एन्युटी अमाउंट दिया होता था, करेक्ट. इस क्वेश्चन में हमें एन्युटी अमाउंट निकालना है, फ्यूचर वैल्यू दी हुई है. अभी तक हम यही फॉर्मूला यूज करते थे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, हमें एन्युटी अमाउंट निकालना है. 12% विल बी 1.12 की पावर 5 माइनस 1.12. ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं. This will be 42,000. Annuity amount will be तो ये कितना आ रहा है, 42,000 डिवाइडेड बाय
एन्युटी अमाउंट आएगा हमारा 55,118। तो हर साल हमें एनुअल सेविंग कितने की करनी है? 55,000 की, अप्रोक्सीमेटली 55093 और 5518। इट इज बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ, है ना। डन। तो ये क्वेश्चन किसका है? दिस क्वेश्चन इज सिंकिंग फंड का। सिंकिंग फंड में आप क्या करते हो? आपको फ्यूचर में कितना अमाउंट चाहिए आप उसे यहां पे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। उसके लिए आपको कितनी सेविंग करनी पड़ेगी, दैट इज कैलकुलेटेड इन योर सिंकिंग फंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉन्ड हुज पार वैल्यू इज 1000 bears a coupon rate of 12% and has a maturity period of 3 years. The required rate of return on the bond is 10%. What is the value of this bond? आपको क्या निकालना है? बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है। You are required to calculate the value of bond. When they say value of bond, this means present value of bond या फिर intrinsic value of bond, present value of bond या फिर intrinsic value of bond। डन। नाउ कैसे निकालना है? 1000 रुपए का पार वैल्यू है, 12% कूपन रेट है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 120। इंटरेस्ट है कितना? 10%, 3 years प्लस मेच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा? मेच्योरिटी पे आपको मिलने वाली है फेस वैल्यू। तो यहां पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा सिर्फ और सिर्फ 3rd ईयर का, करेक्ट। तो हमें क्या निकालना है? 120 1 डिवाइडेड बाय 1.20 करेंगे, फॉर 3 years। तो हमारी यहां पे वैल्यू आती रहेगी 109.09 प्लस 99.17 प्लस 90.16, ठीक है। नाउ 3rd ईयर विल बी 751 फॉर 3rd ईयर। बस अब इसमें ऐड कर देते हैं, वैल्यू आ गई बॉन्ड की 1049.73, ठीक है। अब आप देखो जो प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड की आई है, यानी आज की वैल्यू जो आई है, दैट इज मोर देन दी फेस वैल्यू। जो पार वैल्यू फेस वैल्यू दी है उससे ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। इन दिस केस वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस बॉन्ड, वी विल इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड। वाई? बिकॉज जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द अमाउंट दैट वी आर इन्वेस्टिंग, सो इट इज गोइंग टू बी अ गुड बॉन्ड। तो बॉन्ड वैल्यूएशन इज मोर फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे हम ये एनालाइज करते हैं कि किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज correct pair with regards to disclosure requirement prescribed by Basel III capital regulations? Pillar 1,
minimum capital requirement. Pillar 2, supervisory review process. Pillar 3, market discipline. नाउ तो ये तीनों ही अगर आप देखो तो करेक्ट पेयर है. पिलर 1 इज मिनिमम कैपिटल, पिलर 2 इज सुपरवाइजरी एंड पिलर 3 इज मार्केट डिसिप्लिन. तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑल द थ्री आर करेक्टली पेयर्ड. ठीक है. नेक्स्ट वन, which of the following ratio is the most comprehensive indicator for assessing both long term and short term solvency of a company, providing a holistic view of its ability to meet all obligations without strain? Quick ratio, debt service coverage ratio, solvency ratio, interest coverage ratio. Which of the following ratio is the most comprehensive indicator for assessing both long-term and short-term solvency of a company, providing a holistic view of its ability to meet all obligation without strain? उस केस में कौन से होंगे? सॉल्वेंसी रेशियोज. करेक्ट. इनमें से कौन सा रेशियो है जो कि बहुत परफेक्ट इंडिकेटर है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का? क्योंकि सॉल्वेंसी दो पार्ट में डिवाइडेड है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म में हम डेट और इक्विटी की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म में हम करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की बात करते हैं. ठीक है. देन मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए विद कॉलम बी. आपको क्या करना है? कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. कॉलम ए टॉक्स अबाउट सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉलम बी टॉक्स अबाउट देयर एग्जीक्यूशन. नाउ यहां पर जो आपको एक मैच द फॉलोइंग दिया है, इस साइड में आपके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इसकी डेफिनेशन यहां पे दी हुई है ना, इसकी कंडीशंस यहां पे दी हुई हैं. नंबर वन कैश एंड रेडी. कैश एंड रेडी मैंने आपको बताया था, कैश एंड रेडी विल बी व्हेन द एक्सचेंज इज टेकिंग ऑन द सेम डे. तो उस दिन हम उसी दिन का प्राइस लेंगे. करेक्ट. तो टेक्स प्लेस ऑन द डे ऑफ डील. तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये. टर्म का मतलब होता है टुमारो, दैट मीन्स नेक्स्ट वर्किंग डे. T+1 साइकिल. T+2 को हम लोग बोलते हैं स्पॉट, दैट इज ओवर हियर, एंड फॉरवर्ड इज बियॉन्ड स्पॉट डेट. ठीक है. तो राइट पेयरिंग क्या होगी? ए का सेकंड. तो एक ही है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. दैट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग. यहां पर टाइप्स ऑफ बॉन्ड है और वहां पे उनका डेफिनेशन है. यू आर रिक्वायर्ड टू मैच दी कॉलम ए विथ कॉलम बी. जीरो कूपन बॉन्ड्स, एफआरएन्स, जंग बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड्स. अब इनमें से जो भी आपको आता है पहले आप उसे मैच कर लीजिए. लेट्स से इफ यू नो व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड, दे आर द वन व्हिच पेज नो इंटरेस्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा? ए का फोर्थ. एफआरएन्स. एफआरएन्स आर फ्लोटिंग रेट नोट्स, दैट मींस व्हिच हैव वेरिएबल कूपन रेट, जो कि किसी स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड रेट से, रेफरेंस रेट से अटैच होगी. ठीक है. Then junk bonds. Junk bonds are the bonds which have high yield. You know, they give higher return. Higher return, that means the risk would be also higher. So they work on the concept of high yield, high risk. Perpetual bonds which have no maturity date. They are like the infinite bonds. They'll go on forever. ठीक है. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी का थर्ड, where I could see only this one. तो your right answer will be option number D. ठीक है. Then
When we studied ratios, there are some limitation involved in it. There are some limitation of accounting ratios. Identify the correct limitation and mark the correct option. Ratios are useful in judging the efficiency of the business only when they're compared with the past results of the business or with the results of similar business. They are based on the information which has been recorded in the financial statement as indicated in the preceding pages. Financial statements suffer from several limitations. Ratios are only indicators. They cannot be taken as final regarding good or bad financial position of the business. A particular high or low ratio may not be a definite indicator of good or bad management. Right answer that is A, 1, 2, 3, 4, second, third, fourth, first and fourth, थर्ड एंड फोर्थ. इनमें से कौन सी लिमिटेशन है हमारे रेशियोज की, अकाउंटिंग रेशियोज की? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनके बेसिस पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लिमिटेशन होगी. डन. नाउ राइट आंसर क्या होगा? ये सारी की सारी लिमिटेशन है. देखो करेक्ट तो है, रेशियोज यूजफुल है किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी जानने के लिए, लेकिन तभी जब आप उन्हें पास्ट डेटा या पास्ट रिजल्ट से कंपेयर करें. अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं ड्रॉ कर पाएंगे. ये क्या है? ये उसी के बेसिस पे इंफॉर्मेशन बताते हैं या फिर जो हमारे पेजेस में हमने पहले लिखा हुआ है उसी के बेस्ड ऊपर होते हैं. ये इंडिकेटर है ना, ये इंडिकेट करते हैं, कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेते. कोई पर्टिकुलर रेशो हमें मैनेजमेंट पॉलिसीज या फिर नॉन क्वालिटेटिव डेटा के बारे में, नॉन क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में नहीं बता सकता. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. और इसके साथ साथ एक और लिमिटेशन है, दैट इज विंडो ड्रेसिंग. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. वेलकम टू द स्पेशल सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड फॉर मॉड्यूल ए, बी एंड सी. नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद मॉड्यूल डी. करेक्ट, आज से हम शुरू कर रहे हैं मॉड्यूल डी एंड दिस इज क्लास 1. मॉड्यूल डी किससे डील करता है पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ एंड फिर हम क्वेश्चंस के लिए बढ़ेंगे आगे. बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट, जल्दी से आप इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं, उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए. नाउ अगर मैं मॉड्यूल डी की बात करूं तो यहां पर आप देखोगे टैक्सेशन. ठीक है, यानी यहाँ पे टैक्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. ये क्वेश्चंस दो पार्ट में डिवाइडेड होंगे, दैट विल बी डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, एक पार्ट ये होगा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये रिलेटेड होगा. दूसरा पार्ट मॉड्यूल का जो है, मॉड्यूल डी का, दैट इज रिलेटेड टू योर कॉस्टिंग. ठीक है, जहां पर हम कॉस्टिंग के मेथड्स पढ़ेंगे, पॉलिसीज पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड्स देखेंगे, किस तरीके से प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन किया जाता है वो भी हम सीखेंगे. तो जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गई, ये सब हम सीखने वाले हैं. जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये सब सीखेंगे. साथ ही में कॉस्टिंग कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज कॉस्ट रिडक्शन भी एक तो कॉस्ट असर्टेनमेंट हो गया, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन. तो कौन से ऐसे मेथड्स फॉलो किए जाते हैं जिससे हम कॉस्ट रिडक्शन कर पाते हैं, कैसे रिडक्शन कर सकते हैं, वो भी मॉड्यूल डी के अंदर कवर्ड है. सो मॉड्यूल डी डील्स विद योर टू एस्पेक्ट, दैट इज टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग. सो इट डील्स विद टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग, ये दो चीजें इसके अंदर कवर होती है. ठीक है, अगर ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. इससे पहले अगर आपने मॉड्यूल ए, बी, सी की क्लासेस नहीं देखी है तो आपको उसके लिए क्या करना है? ऑफिसर अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है और वहां पर आपको AFM के साथ साथ PPB, RBWM और IN IFS सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारे मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन मिल
आएंगे जो आप चेक कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। नंबर 1, question number 1 says, which among the following statement is are correct with respect to TDS? Any company or person making payment is required to deduct TDS, that is tax deducted at source, at the rate prescribed by the department if the payment exceeds certain threshold limit. Number 2, the provision of TDS apply to several payments like salary, interest, commission, brokerage, dividend payments, professional fees, royalty, etc. Then the person or company that deducts the TDS is called deductor, and the company or person receiving the payment is called as deductee. Then it is the deductor's responsibility to deduct TDS before making the payment and deposit the same with the government. TDS is required to be deducted irrespective of the mode of payment of cash, check or credit, and is linked to the TAN of deductor and PAN of deductee. आपको बताना है कि कौन सी statement correct है. So first option is second, third, fourth and fifth. B option is first, second, third, fifth. Option number C is only fourth option is correct. D is all are correct. क्या होगा राइट आंसर? नाउ TDS एक्चुअली होता क्या है? TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये रिलेटेड किससे होता है? सी जब भी ये एक प्रॉब्लम आता था हमारी इकोनॉमी में टैक्स कलेक्शन के एरिया में कि जिसको इनकम मिल रही है ना, वो मल्टीपल लोग हैं, उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप किसी के ऊपर पेनल्टी तो तब लगाओगे ना, या आइडेंटिफाई तो तब करोगे ना किसने टैक्स कम भरा या नहीं भरा, जब वो कोई अपनी इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई करे। इसके लिए इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमारी टैक्सेशन एक्ट में डिडक्टी की जगह डिडक्टर को टैक्सेबल बनाया जाता है। यानी मेरी सैलरी पर या मेरी इनकम पर टैक्स डिडक्ट करने की जिम्मेदारी मेरे एम्प्लॉयर के ऊपर है, ना कि मेरे ऊपर है। सो नाउ व्हेन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरा डिडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ माय एम्प्लॉयर, उनके ऊपर एक्शन होगा तो वो क्या करेंगे? ही विल बी वेरी पर्टिकुलर, द ऑर्गेनाइजेशन विल बी वेरी पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू द डिडक्शन ऑफ टैक्स इन एडवांस। करेक्ट? तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव था गवर्नमेंट का, जहां पे उन्होंने डिडक्टी की जगह डिडक्टर के ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी को डाल दिया, एंड हेंस हमारा जो टैक्सेशन था वो काफी हद तक स्ट्रीमलाइन हो पाया। ठीक है? सो TDS इज बेसिकली डिडक्शन ऑफ टैक्सेस इन एडवांस। करेक्ट? एडवांस यानी कि आपकी ड्यू डेट तो 31 मार्च तक है, बट एक जनरल तरीके से आपका टैक्स पहले ही डिडक्ट हो जाता है, प्रोवाइडेडली आप एक लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। ठीक है? जो पर्सन डिडक्ट करता है, वो पर्सन हो या कंपनी हो, दे विल बी कॉल्ड एज डिडक्टर। जिसकी इनकम में से डिडक्ट हो रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज डिडक्टी। ठीक है? तो अगर आप ये सारे ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑल द अबव आर करेक्ट, है ना? सारे ही सही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है? नेक्स्ट वन, question number 2, from the following information you are required to calculate contribution per unit। आपको क्या निकालना है? contribution per unit निकालना है। टोटल फिक्स कॉस्ट दी है, सेल्स प्राइस पर बल्क दिया है, कॉस्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया है। आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये क्वेश्चन आपका मई 2023 में पूछा गया था मार्जिनल कॉस्टिंग से। नाउ मार्जिनल कॉस्टिंग, ये जो क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है? मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट कॉस्ट। यहां पे सेल्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या होती है? आपकी कॉस्ट, विच इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। सो इट इज ऑल अबाउट दी कॉस्ट। ठीक है? नाउ मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर हमें या जनरली हमें अगर कंट्रीब्यूशन निकालना हो, कंट्रीब्यूशन बेसिकली आप ऐसे समझ लो बचत है, जिससे आप अपनी फिक्स कॉस्ट निकालते हो। ये सेविंग है जिसमें से हम किसको माइनस करते हैं? अपनी फिक्स कॉस्ट को।
प्रॉफिट लाने के लिए। तो कंट्रीब्यूशन हमारी क्या है, सेविंग्स है, कंपनी कितनी बचत कर रही है, राइट, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। तो आप इसको हमेशा कैसे समझेंगे, ये बचत है। बचत कैसे निकालेंगे, सेल्स आप कितने की कर रहे हो, 60 रुपए की, उस पर कॉस्ट कितनी खर्च कर रहे हो, 40 रुपए की, यानी कितने रुपए बच रहे हैं, 20 रुपए बच रहे हैं, करेक्ट। तो दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या हो गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब ये बचत का मतलब क्या है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल, एक होती है फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी जितनी ज्यादा यूनिट बनेंगी उतना ज्यादा आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर में वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, प्लास्टिक। जितने ज्यादा मार्कर बनेंगे उतनी ज्यादा प्लास्टिक लगेगी। तो दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट विच वेरीज, जो चेंज होती रहती है, किससे, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। फिर दूसरी आती है फिक्स कॉस्ट, जहां पे कोई चेंज नहीं होता विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब इसको मैं बना रही हूँ एक स्पेस में, एक मशीन में या एक फैक्ट्री में, जिसका रेंट है 10,000 रुपए। अब मैं इसकी 10,000 यूनिट बनाऊं, मैं इसकी 1,000 यूनिट बनाऊं, मैं इसकी 20,000 यूनिट बनाऊं, मुझे 10,000 का रेंट देना ही है हर महीने, दैट इज फिक्स कॉस्ट। तो हमारी फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए हमें निकालना होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। तो हम हमारी फिक्स कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं या नहीं, हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, वो कैसे निकाला जाता है, कंट्रीब्यूशन के थ्रू। तो सबसे पहले हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन, जो कि बताता है कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचा, जिससे हम हमारी फिक्स कॉस्ट को माइनस करें और ये देखें कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, कैलकुलेट द बीईपी इन यूनिट्स। बीईपी का मतलब क्या होता है, रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रेक इवन पॉइंट, आपको क्या निकालना है, बीईपी, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे ऑर्गेनाइजेशन इवनली ब्रेक कर रही है। अगर इसके इधर जाएगी तो लॉस है, इसके आगे जाएगी तो प्रॉफिट है। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे हम इवनली ब्रेक कर रहे हैं इस पॉइंट को। आगे अगर जाती है तो प्रॉफिट है, पीछे अगर जाती है तो लॉस है। अब ब्रेक इवन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, आप सोचो, आपको क्या निकालना है, कैसे आएगा आपका ब्रेक इवन। आपने जो कंट्रीब्यूशन निकाला उसको क्या कवर कर लेना चाहिए, एटलीस्ट फिक्स कॉस्ट, है ना। ब्रेक इवन कब आएगा, जब हमारा कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर हो, ठीक है। हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला था, यानी अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो मैं निकाल लूंगी उतनी यूनिट्स जो मुझे बनानी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू रिकवर द अमाउंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा था, 20, यानी मुझे 10,000 यूनिट बनानी होंगी। अब इसको आप ऐसे देखो, अगर मैं 10,000 यूनिट को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे कितने रुपए आएंगे, 2 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन आ गया। मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। तो ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना मुझे लॉस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे हम ऐसे पॉइंट पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गए हैं जहां पे हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस। लेकिन अगर एक कम यूनिट हुई तो लॉस हो जाएगा, एक ज्यादा यूनिट हुई तो प्रॉफिट हो जाएगा। यानी ऑर्गेनाइजेशन का बीईपी पॉइंट कितना है, 10,000 यूनिट। 10,000 की सेल नहीं, 10,000 यूनिट बेचने पर ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे पहुंच जाएगी जहां उन्हें प्रॉफिट और लॉस की चिंता नहीं होगी, बिकॉज ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द बीईपी इन सेल। आपको अब ब्रेक इवन पॉइंट जो निकालना है वो अमाउंट में निकालना है। अभी आपने यूनिट्स में निकाला था, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है अमाउंट में, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। जो आपका सेलिंग प्राइस है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये अभी हमने कितना निकाला था, 10,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना है 60, तो हमारा कितना हो जाएगा 6 लाख। यानी हमें कितने की सेल करनी होगी, 6 लाख की सेल करनी होगी बीईपी पे पहुंचने के लिए। अब इसको एक बार क्रॉस चेक करके भी देख लेते हैं। 10,000 यूनिट है, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करा 6 लाख आ गया, करेक्ट। ये मेरी सेल्स हो गई। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 40 इंटू 10,000, 4 लाख।
कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, बिकॉज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या था, कंट्रीब्यूशन 2 लाख, फिक्स कॉस्ट कितनी है माइनस फिक्स कॉस्ट 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया, नील। ठीक है, देन कैलकुलेट पीवी रेशो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशो। पीवी रेशो का मतलब क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब प्रॉफिट का मतलब यहां पे क्या होता है, बचत यानी सेविंग्स, और सेविंग्स हम किसे बोलते थे, कंट्रीब्यूशन को। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना था 20 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना है 60 इंटू 100, कितना आ रहा है पीवी रेशो, जल्दी से कैलकुलेट करें। (33.33%) पीवी रेशो आ रहा है हमारा 33.33%। यानी यहां पे हमारे मेन फॉर्मूलाइज क्या क्या हो गए, अगर आप कॉपी और पेन रख के बैठे हैं तो फटाफट लिखते जाइए, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। बीपी इन यूनिट्स कैसे निकालेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहीं पे अगर बीईपी अमाउंट में आ जाए यानी रुपीज में आ जाए तो सेम फॉर्मूले में आप क्या करोगे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। एंड पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये सारे फॉर्मूलाज काफी 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 इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इन्हें एक बार लिख जरूर लें, या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड हो चुकी हूं। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट वन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। In absorption costing, only the variable costs are taken as the cost of unit of the product. Only the fixed costs are taken as the cost of a unit of the product. Only the variable cost and the variable overhead costs are taken as the cost of unit of the product. Both the variable cost and the proportionate fixed costs are taken as the cost of a unit of the product. Absorption costing से related इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर आप इन क्वेश्चंस को सेव करना चाहते हैं तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, so that these questions stay with you, they remain with you। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो जरूर लाइक बटन पे क्लिक करके इन क्वेश्चंस को सेव कर लीजिएगा। नाउ अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में बात करूं तो ये एक तरीके की कॉस्टिंग मेथड है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ मेथड। अभी क्या होता है, जितने भी आप सारे और भी मेथड्स पढ़ोगे वहां पर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है उसको डिफरेंटली रखा जाता है। फिक्स कॉस्ट को प्रपोर्शन में नहीं बांटा जाता यानी उसको डिवाइड नहीं किया जाता नंबर ऑफ यूनिट से, कभी भी नहीं डिवाइड किया जाता। बस सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग है जहां पे वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट को हम प्रपोर्शनेट करते हैं। ठीक है, किस रिस्पेक्ट में, यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पे। यानी यहां पे फिक्स कॉस्ट को एज अ टोटल अमाउंट नहीं लिया जाता, रादर इसका भी पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और सारे डिफरेंट मेथड्स में सिर्फ और डिफरेंस यही है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को भी हम पर यूनिट बेसिस पे लेते हैं। वेरिएबल को तो पर यूनिट पे लेते ही लेते हैं, बट इसको भी हम लोग किस बेसिस पे लेते हैं, पर यूनिट बेसिस पे लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बोथ द वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स कॉस्ट आर अ पोर्शन और एंड द प्रोपोर्शनेट फिक्स कॉस्ट आर टेकन एज द कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि हम चाहे फिक्स कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम दोनों को पर यूनिट के बेसिस पे कंसिडर करते हैं। किसी और मेथड में फिक्स कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं होता, दैट इज व्हाई क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे आता है। ठीक है,
Next one, dash is the gap between the estimated or budgeted level of operations and the break-even level that indicates the cushion available to the business for sustaining its operation in times of adversity. Contribution, margin of safety, PV ratio, BEP. दिए गए ऑप्शन में से क्या रिप्रेजेंट करता है गैप यानी डिफरेंस बिटवीन योर बजटेड सेल एंड एक्चुअल सेल? एक्चुअल सेल और बजटेड सेल के बीच में इनमें से कौन सा डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है? दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो गैप है जो हमें बताता है कि हम कितना सेफ है, राइट? हमारी जो बजटेड सेल थी और हमारी जो एक्चुअल सेल हुई है उसमें कितना गैप है, और वही हमारी सेफ्टी है. जितना एक्चुअल सेल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बजटेड सेल तो हमें तो बेहतर ही रहेगा ना, वी विल ऑलवेज बी सेफ. तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि वो क्या दिखाता है कि हमारी जो बजटेड सेल थी या फिर बीईपी था, हम उससे अगर ऊपर ही जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग. ठीक है. Then, which among the following does not match the concept of marginal costing? It is the cost of producing one additional unit of product or service. It is one of the costing technique used by accountant to aid management decisions. In this technique of costing, only variable costs are charged to operation, process or product, leaving all indirect costs to be written off against profit. Sales occupies a very important role in marginal costing. आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मैच नहीं करती. Now, marginal costing is basically a method of costing जहां पे हम वन एडिशनल यूनिट का प्राइस निकाल लेते हैं कि भाई एक अगर यूनिट एडिशनल बना रहे हैं तो उससे हमारे प्रॉफिट या लॉस पर क्या इंपैक्ट या प्रभाव पड़ेगा. तो मार्जिनल कॉस्टिंग उस एरिया में यूज की जाती है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट अगर आप लास्ट वाला देखो, ये सारे पॉइंट गलत है, सारे पॉइंट सही है, ये डिसीजन मेकिंग में भी काम करती है. यहाँ पर हम वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट चार्ज. लेकिन यहाँ दिया है सेल्स ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्जिनल कॉस्टिंग. अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सेल नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग में जो चीज इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती है वो है कॉस्ट. और हमारी दो कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग है जहां पे कॉस्ट के ऊपर काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि सेल्स के ऊपर. ठीक है. इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है. यहाँ पे सेल्स वर्ड गलत है, द वर्ड शुड बी कॉस्ट. कौन सी कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट एंड योर वेरिएबल कॉस्ट. Then all firms and LLP are currently taxed at a rate of 20%, 25%, 30%, 26.55%. जितनी भी फर्म्स और LLP है, ठीक है, फर्म्स का मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप फर्म. LLP का मतलब क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. ठीक है. फर्म्स का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म्स, जहां पार्टनर्स होते हैं. ठीक है. LLP इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. ठीक है. ये किस रेट पे टैक्स किए जाते हैं? सो दे आर टैक्स एट द फ्लैट रेट ऑफ 30%. Then match the following column with the column 1 with item in column number 2. ये deductions दी हैं, आपको मैच करनी है. Section 80D deduction in case of person with disability. 80G is deduction in respect of donation. 80U deduction in respect of interest on loan for higher education. 80E deduction in respect of health insurance premium. नाउ अगर हम 80D के बारे में बात करें, 80D किससे रिलेटेड है? अगेन एग्जाम का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था 2023 में. ठीक है, मई 2023 का क्वेश्चन है. 80D रिलेटेड है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से. ठीक है. देन 80E, ई है ना, ई इज रिलेटेड विद एजुकेशन. अब हमारे दो ऑप्शन तो आ गए, ए का फोर्थ है, तो ए का फोर्थ हो गया और डी का थर्ड है. तो आंसर तो हमारा ऑप्शन डी आ गया, बट एक बार समझ लेते हैं. नाउ बी दिया है 80G. 80G किससे रिलेटेड होता है? जी इज फॉर डोनेशन, यानी आप ग्रांट दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो, पैसा सहायता कर रहे हो, उससे रिलेटेड है. एंड 80U किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद द पर्सन हु हैज डिसेबिलिटी. तो यहाँ पे छूट मिलती है, डिडक्शन आपको दी जाती है.
पेन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल डी के क्वेश्चंस को। दिस इज क्लास नंबर 2, यानी कल एक और क्लास हो चुकी है जहां पे हमने मॉड्यूल डी के 10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। दिस इज क्लास नंबर 2, बट बिफोर प्रोसीडिंग अहेड आई वुड रिक्वेस्ट जल्दी से आप एक बार सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं उन सभी के साथ एक बार इस सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। साथ ही में अगर ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मेरा नाम प्रियांशु है, मैं आपकी एएफएम की मेंटोर हूँ और मैं आपको यहाँ पर 6:30 बजे से क्वेश्चन कवर करवाती हूँ एएफएम के। ये क्वेश्चंस उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि अपीयर कर रहे हैं मई 2024 का एग्जाम। ठीक है, एक बार मुझे बताते जाइए इन क्वेश्चंस को। अगर आपको सेव करना है तो सिंपल तरीका ये है कि आप लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये क्वेश्चंस आपके साथ ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में भी, जहाँ पे हमने विच वाज द फर्स्ट क्लास ऑफ मॉड्यूल डी, कि यहाँ पे कौन से टॉपिक आते हैं। यहाँ पे 2 तरीके के टॉपिक आते हैं, दैट इज टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, सो मॉड्यूल डी इज ऑल अबाउट योर टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में न्यूमेरिकल है, टैक्सेशन में आपको थ्योरी मिलेगी। टैक्सेशन में आप डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी दोनों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स? इट इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। दोज हु आर अर्निंग हायर इनकम हैव टू पे मोर टैक्सेस। It is based on the ability to pay taxes. It is based on the ability to pay taxes is a way to redistribute the wealth of nation. Income tax is a direct tax and regressive in nature. Tax keeps a track of financial transaction and tax payment status of person and entity. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू, वेरी गुड इवनिंग छवि मैम, इनकम टैक्स। Now income tax is related to your direct tax. ठीक है, this is related to your direct tax. ठीक है, नंबर 1, it is based on the ability to pay principle. Definitely it is based on the ability to pay, यानी जो कमा रहा है वो टैक्स देगा, जो नहीं कमा रहा वो टैक्स नहीं देगा। तो पहला करेक्ट स्टेटमेंट है। जिनकी इनकम हायर है उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यस, दैट इज व्हाई इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड नॉट रिग्रेसिव इन नेचर। इट इज अ वे टू रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ ऑफ नेशन। जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, टैक्स एक मैकेनिज्म है जिसको यूज करके हम हमारी वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग पीपल, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो सॉरी, इट इज नॉट रिग्रेसिव इन नेचर, इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, तो ये नेचर जो है इसका प्रोग्रेसिव है, यानी 4th स्टेटमेंट तो हमारी गलत है ही। तो जहां पर भी 4th आ रहा है वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, देन 5 स्टेटमेंट्स है। टैक्सेस कीप्स अ ट्रैक ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड टैक्स पेमेंट स्टेटस ऑफ पर्सन एंड एंटिटी, विच इज करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ आर करेक्ट, वेयर बाय 4th स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जो कि बोल रहा है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? भले आप इनकम कमा रहे हो या नहीं, आपको टैक्स फिर भी पे करना पड़ेगा, दैट इज रिग्रेसिव। यानी टैक्स आपकी इनकम स्टेटस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर एक छोटा बच्चा भी प्रोडक्ट खरीदता है तो वो भी टैक्स का पार्ट हो जाता है, इररिस्पेक्टिव कि उसकी तो एज ही नहीं हुई है कमाने की या पैसे समझने की, बट स्टिल ही वुड बी द पार्ट ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। वहीं पर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये हमारी एबिलिटी टू पे पे डिपेंडेंट है या एबिलिटी टू अर्न पे डिपेंडेंट है। आप जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा टैक्स आपको लगेगा, वहीं पर अगर आपकी इनकम लो या जीरो है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कॉल्ड एज रिग्रेसिव। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, The new tax regime has been introduced in the Income Tax Act 1961 through a new section that is dash, wherein an individual gets an option to choose between the existing tax rate and the new concessional tax rate. यानी हमारी इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी, चेंज करा गया था और ऑप्शन दिया गया है हमारे टैक्स होल्डर को कि भाई आप बता दो आप इनमें से किस वाले सिस्टम में रजिस्टर होना चाहते हो, नए वाले में या पुराने वाले में। ठीक है, ये जो न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस करा गया था इनकम टैक्स में, वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत करा गया था? वेदर इट वाज सेक्शन 115
BAC, whether it was AB, whether it is A. क्या होगा राइट आंसर? नाउ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सेक्शन 115 BAC was launched for it was introduced for individuals, जहाँ पे इंडिविजुअल्स के पास चॉइस थी कि वो ये डिसीजन मेकिंग कर पाए कि वो नए कंसेशनल टैक्स रेट पे अपनी इनकम दिखाना चाहेंगे या फिर एग्जिस्टिंग टैक्स रेट में देना चाहेंगे। सिमिलरली कॉर्पोरेट्स के लिए, कंपनीज के लिए सेक्शन 115 BA आया था, AA आया था, जो कि कॉर्पोरेट्स के लिए है। तो दो सेक्शन इंट्रोड्यूस करे गए थे अमेंडमेंट करके इनकम टैक्स एक्ट में। एक था सेक्शन 115 BAC जो कि इंडिविजुअल्स के लिए था, एंड 115 BAA जो कि था फॉर द कॉर्पोरेट्स। इनसे उनका टैक्स रेट, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है उनका रिड्यूस होके 22% हो रहा था। तो ये जो दो सिस्टम है, ठीक है, दो सेक्शन है जो इंट्रोड्यूस करे गए थे। वन इज 115 BAC विच इज फॉर इंडिविजुअल्स, यू एंड मी, एंड 115 BAA दैट इज फॉर कॉर्पोरेट्स, कंपनीज के लिए है, ठीक है। देन तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, द बजट इन विच ईच ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट needs fresh ration for inclusion in that year budget is known as flexible budget, performance budget, zero based budget, none of the above. Now हमारे अलग अलग टाइप के बजट्स होते हैं, ठीक है। एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है फ्लेक्सिबल बजट, आपको दिया है परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस्ड बजट। विच बजट वी आर टॉकिंग ओवर हियर? नाउ अगर हम लोग बात करें कि ऐसा कौन सा बजट होता है जहां पर जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, जो एक पहला साल है, प्रीवियस ईयर है, वहां पर हमें कोई भी डिटेल नहीं होती। व्हेन वी आर वी एम टू स्टार्ट विद समथिंग न्यू, यानी कंसिडरिंग द प्रीवियस ईयर डेटा इज जीरो, हम प्रीवियस ईयर के डेटा को जीरो कंसिडर करके जब आगे की प्लानिंग करते हैं, राइट, ऐसे जो बजट हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं जीरो बेस्ड बजट। यानी अगर आप किसी चीज की बिल्कुल फ्रेश प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हो, जिसके लिए प्रीवियस ईयर का डेटा आपके पास है ही नहीं, या फिर आप उसे जीरो मान के चल रहे हो, देन दैट इज कॉल्ड एज जीरो बेस्ड बजट। जहां पर हम मान के चलते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो हमारे पास डेटा है हम उसे या तो कंसिडर नहीं करते, या हम मानते हैं कि हमारे पास है नहीं और हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जहां पे आपके पास प्रीवियस बजट में क्या होगा, यू विल ऑलवेज चेक द प्रीवियस ईयर डेटा फॉर फोरकास्टिंग और बजटिंग, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जीरो बेस्ड बजट में होता ही ये कॉन्सेप्ट है कि हम ये मान के चलते हैं कि प्रीवियस ईयर में डेटा हमारे पास नहीं है। Then margin of safety considers which of the following? Now margin of safety is very important topic with respect to your JIB exam from module D. Marginal costing altogether ये chapter ही काफी important है, ठीक है। So marginal costing में this concept comes in the chapter altogether is very important. Fixed cost and variable cost, fixed cost and break even sale, estimated sale and break even sale, none of the above. यानी what is the formula of margin of safety? How do we calculate margin of safety? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी की लेट्स से सेल्स है, ठीक है, ये कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट है और ये कंपनी की एक्चुअल सेल है। अब यहाँ पे सेफ्टी कहाँ होगी? ये तो लॉस एरिया है, ये प्रॉफिट वाला एरिया है, ठीक है। तो बीईपी और एक्चुअल सेल के बीच में जो एरिया है उसे हम बोलते हैं दिस इज अ सेफ्टी एरिया। It's right. So it will be the difference between your actual budgeted sale minus break even sale. अब वो actual भी हो सकती है, budgeted भी हो सकती है। तो right answer क्या होगा? Estimated sale cost तो होगा ही नहीं, ठीक है। right answer क्या होगा? Estimated sale या फिर actual sale minus your break even sale। तो वो safety wall हो गई ना, because anything beyond the break even point is profit, है ना। ये हमारा जो एरिया है this is a profit area,
ठीक है, पीछे वाला जो एरिया है वो हमारा लॉस वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है दिस इज लॉस मेकिंग, ये वाला जो एरिया है दिस इज प्रॉफिट मेकिंग। तो दिस इज अ सेफ्टी वॉल, इसके अंदर जो भी अमाउंट आ रहा है वो हमारे लिए सेफ एरिया है। तो एनी पॉइंट बियॉन्ड ब्रेक इवन टू द एक्चुअल इज बेसिकली योर सेफ्टी मार्जिन और प्रॉफिट। देन which among the following name does not belong to marginal costing or is not same as the concept of marginal costing? Direct costing, variable costing, differential costing या फिर absorption costing, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि marginal costing से मैच नहीं करता? Now I told you कि marginal costing में cost is the most important component and not sales। दो तरीके की cost होती है हमारी, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। ठीक है, दो तरीके की सेल्स को हम कंसिडर करके चलते, कॉस्ट को कंसिडर करके चलते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, राइट। लेकिन यहां पे अगर आप एक नाम देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ये बिलीव करके चलते हैं कि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट आएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट, आप उसे अपोर्शन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, एलोकेशन किया जाता है, दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट। पर यूनिट के बेसिस पे एलोकेशन किया जाता है, राइट। सो मार्जिनल कॉस्टिंग को आप डायरेक्ट कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग का नाम दे सकते हैं, ये तीनों मार्जिनल कॉस्टिंग के ही नाम है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, ये बिल्कुल अलग है। देन next one, the TCS collector must provide TCS certificate to buyer I'm sorry really sorry, the certificate is in form of जो TCS कलेक्ट करते हैं, सो TDS है और TCS है, तो जो हमारा TCS कलेक्ट किया जाता है ना, उस केस में जो कलेक्टर है यानी जो कलेक्ट कर रहा है टैक्स को, उसे एक फॉर्म इशू करना पड़ेगा, ठीक है, एज अ सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट है टैक्स कलेक्शन का, ये कौन सा नंबर है? इज इट फॉर्म 27D, इज इट 26A, 29S या फिर नन ऑफ दीज? Now, the right answer is 27D. Now, ये जो फॉर्म है 27D, ये किससे रिलेटेड है? जब भी कोई टैक्स कलेक्टर, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, है ना, उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये किससे रिलेटेड है? परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड, कि भाई देखो मैंने आपकी इनकम में से इतना टैक्स कलेक्ट करा है, ठीक है, परचेज आपने जब गुड्स करे हैं तो मैंने आपको इतना टैक्स कलेक्ट करा है, और उसकी जो डिटेल्स है उसको जो सबमिट करने पड़ेंगी, दैट विल बी इन योर फॉर्म 27D। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, which among the following income are not included in the computation of total income as per Income Tax Act? Number 1, agriculture income, gratuity income, amount received under travel commission, scholarship granted to meet the cost of education, sum received on voluntary retirement, payment from an approved superannuation fund. Which among the following income is not included in the computation of total income? May 2023 का क्वेश्चन है। तो इनकम जो कि इंक्लूड नहीं होती, these are given under section 10. There is a list of certain income जो कि टोटल इनकम की कंप्यूटेशन में ऐड नहीं की जाती, जिसमें से आपका एग्रीकल्चर इनकम है, जो पार्टनर होता है पार्टनरशिप फर्म में, है ना, उसकी जो इनकम है वो इंडिविजुअल लेवल पे टैक्स नहीं होती, वो इनकम ऑफ द फर्म में जाएगी, सॉरी इंडिविजुअल बेसिस पे काउंट की जाएगी, इनकम ऑफ द फंड में काउंट नहीं की जाएगी। फिर ट्रैवल कमीशन, कंसेशन या फिर आपको जो असिस्टेंस रिसीव हुई है
by any individual on the part of LTC that will not be added, gratuity received या फिर voluntary retirement पे जो आपको पैसा मिल रहा है, या फिर termination of service पे जो पैसा मिल रहा है, super annuation से मिल रहा है, scholarship grant की जा रही है, all these are not counted under your total income. तो आंसर क्या होगा? All of the above. And this question is very important. It has been asked in May 2023 exam. May 2023 में ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था. सिमिलरली टैक्सेशन से डिडक्शन का एक और क्वेश्चन था जो हमने कल किया था, जो May 2023 एग्जाम में पूछा गया था. नेक्स्ट वन, एट द ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट या फिर सेल्स. At break even point contribution will be equal to, contribution किसके इक्वल होगा? नाउ बीपी क्या था? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन. कैसे निकाला था हमने? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट विल गिव अस EBIT, करेक्ट. एंड दिस वुड बी द पॉइंट जहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट हमें बराबर चाहिए. तो अगर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट हमें बराबर चाहिए यानी हमारा EBIT 0 हो गया, करेक्ट. तो यहां पे अगर 0 है तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर, तभी 0 आएगा ना. ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? जहां पर आपका एबिट 0 आ रहा है, अर्निंग्स जो है आपकी 0 आ रही है. देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस. प्रॉफिट होता तो ये ज्यादा हो जाता, अगर लॉस होता तो ये नेगेटिव में होता. लेकिन अगर बराबर है इसका मतलब हमें यहाँ पे 0 चाहिए, और 0 करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? द कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल टू योर फिक्स कॉस्ट, करेक्ट. तो ब्रेक इवन पॉइंट पे कॉन्ट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा, तभी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा. ठीक है. देन a company proposes to introduce a new product in the market. The company wants to maintain PV ratio at 25%. If the variable cost of the product is 300, what will be the selling price? आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस. पीवी रेशो आपको कितना दिया हुआ है? पीवी रेशो क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. ठीक है. कंपनी ने अपना पीवी रेशो दिया हुआ है, दैट इज 25%. 0.25. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अगर वेरिएबल कॉस्ट 300 है, ठीक है, तो उस केस में हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? पीवी रेशो हमें 0.25% दिया हुआ है. जल्दी से बताइए. नाउ कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स होगा. ठीक है. अब सेल्स तो x है, सो 0.25 इज इक्वल टू x माइनस कितना है? 300 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए. ठीक है. दिस विल बी 0.25x x माइनस 300. ठीक है. अब अगर हम इधर उधर कैलकुलेशन करें तो 0.75 आ जाएगा. 300 डिवाइडेड बाय 0.75. आपका प्राइस हो गया कितना? मैं अगर x को यहां पे लेके जाऊंगी, दिस इज पॉइंट, दिस विल बी 300, तो ये माइनस माइनस तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. 0.75 x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 0.75, दैट इज ₹400. ठीक है. तो प्राइस कितना हो जाएगा? 400. अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है.
अच्छा खासा क्वेश्चन है आपको। देखो ना, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने कंट्रीब्यूशन को थोड़ा सा ओपन कर दिया, इंस्टेड ऑफ जस्ट यू फाइंडिंग द कंट्रीब्यूशन वी सेड इट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्यों करा, बिकॉज हमें वेरिएबल कॉस्ट पता है 300 रुपए है, ठीक है। नेक्स्ट वन, what is the primary characteristics of performance budgeting as per the National Institute of Bank Management, Mumbai? It solely emphasizes the profit motive of an organization. Performance budgeting is mostly concerned with the allocation of resources. It stresses on the performance of every unit of the organization, reflecting both the input of resources and the output of services. It avoids the preparation of periodic performance report. Now, performance का मतलब क्या होता है, output, राइट, हाउ डिड यू परफॉर्म्ड इट, है ना, कैसे आपने करा। तो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो दो परफॉर्मेंस बजट विल ऑलवेज फोकस ऑन दी आउटपुट, क्या आपने रिफ्लेक्ट करा, इनपुट आउटपुट के रिलेशन के बारे में बात करेगा। परफॉर्मेंस इज व्हाट, कंपेयरिंग, जैसे हम बोलते हैं ना इसकी परफॉर्मेंस उसके परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छी थी, तो वो हम कैसे निकालते हैं, बाय डूइंग द कंपैरिजन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो परफॉर्मेंस बजट भी इससे ही रिलेटेड होगा। तो अगर हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे जाएं तो वो डिफाइन करता है कि भाई परफॉर्मेंस बजट इज बेसिकली द टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग, राइट, या फिर आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस जो हमें बोला गया था ऑफ अ जॉब एंड व्हाट वी हैव अचीव्ड, राइट। सो परफॉर्मेंस बजट क्या करेगा, इट इज बेसिकली इन्वॉल्व्ड विद रिस्पेक्ट टू कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड बजटेड, ठीक है। सो इट स्ट्रेसेस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिफ्लेक्टिंग बोथ द इनपुट ऑफ रिसोर्सेज एंड आउटपुट ऑफ रिसोर्सेज। यानी ये क्या करता है, जो हमारा इनपुट और आउटपुट है उसका कंपैरिजन करता है, ठीक है, और फिर बताता है कि हम कहां पर पहुंच गए हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिस रद्दा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द स्पेशल सेशन जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एएफएम फ्रॉम योर मॉड्यूल डी। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं हूं आपकी मेंटोर एएफएम की, जहां पे मैं जेआईपी में आपको एएफएम का कवरेज करवाती हूं। जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, ऑडियो एंड वीडियो, इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? ऑडियो और वीडियो के बारे में बताते जाइए। इफ द आंसर इज येस, देन इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए among all your Telegram group, your Facebook group, your WhatsApp group, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं, उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। दिस इज क्लास नंबर 3 ऑफ मॉड्यूल डी। ये लास्ट लेग है सीरीज का, बिकॉज ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, नाउ दिस इज मॉड्यूल डी एंड दिस इज क्लास नंबर 3, ठीक है। तो मॉड्यूल डी की ये क्लास नंबर 3 है एंड जल्दी से एक बार इस सेशन को शेयर करते जाइए। ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज एफएम के साथ साथ यहाँ पर आपको पीपीपी, आरबीडब्ल्यूएम, देन आपका आईएनआईएफएस, सबकी क्लासेस लगातार इसी समय पर इवनिंग एंड मॉर्निंग में मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मास्टर बजट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मास्टर बजट को डिस्क्राइब करती है? इट इज अ सिंपल कंसोलिडेशन ऑफ वेरियस फंक्शनल बजट्स लाइक सेल्स एंड प्रोडक्शन बजट. It is solely based on the sales budget and production budget. It is a coordinated consolidation of various functional budget and is the budget finally approved and employed by the organization. It is a preliminary budget that is revised multiple times before final adoption by the organization. क्या होगा right answer? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट परफेक्टली डिफाइन करती है मास्टर बजट को? Which of the following statements perfectly describes or best describes the master budget? Now what is a master budget? Master budget की अगर हम लोग बात करें तो master budget क्या होता है? मास्टर का मतलब क्या है? एक कंप्लीट बजट है ना. इट इज अ कंसोलिडेटेड बजट. कंसोलिडेशन किसका है? सारे फंक्शनल बजट्स का.
ठीक है, तो हम लोग मास्टर बजट बेसिकली बनाते कैसे, जैसे हम अलग अलग बजट्स बनाते हैं, प्रोडक्शन का, परचेज का, सेल्स का, करेक्ट। तो जब हम ये अलग अलग बजट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन सारे बजट को मर्ज करके कंसोलिडेटेड फंक्शनल बजट बना देते हैं, जिसके अंदर सेल्स भी होगा, प्रोडक्शन भी होगा, प्रोडक्शन का कॉस्ट का होगा, परचेज के बजट का होगा, करेक्ट। और ये कोई एक सिंपल कंसोलिडेशन नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड कंसोलिडेशन होता है सारे फंक्शनल बजट्स का, राइट। तो ये सिंपल कंसोलिडेशन नहीं होता, लिखा है इट इज अ सिंपल कंसोलिडेशन, ये सिंपल कंसोलिडेशन नहीं है, दिस इज प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड कंसोलिडेशन ऑफ वेरियस फंक्शनल बजट्स, ठीक है। ये वो बजट है जो फाइनली अप्रूव किया जाता है, ठीक है, और एम्प्लॉय किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अमंग सो मेनी बजट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बजट विद रिस्पेक्ट टू सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट। तो मास्टर बजट क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंसोलिडेटिंग वेरियस फंक्शनल बजट, इट इज नॉट अ सिंपल कोऑर्डिनेशन, रादर अ कोऑर्डिनेटेड कंसोलिडेशन ऑफ वेरियस फंक्शनल बजट्स, एंड आल्सो इट इज फाइनली, तो बिफोर मेकिंग इट एप्लीकेबल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, या इसको एम्प्लॉय करने से पहले जो जरूरी क्या है, फर्स्ट एस्पेक्ट इज टू गेट इट अप्रूव्ड, राइट, एंड वंस इट इज अप्रूव्ड दिस विल बी अडॉप्टेड एंड एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट। देन if an assessee does not fall under any of the classification of income tax payer, then it is regarded as HUF, association of person, local authority, या फिर artificial judicial person। अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल की कैटेगरी में नहीं आता, असेसी बेसिकली इंडिविजुअल की कैटेगरी में नहीं आता, कंपनी की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है, तो जो हमारे क्लासिफिकेशंस हैं अगर उनमें नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन क्या है हमारे, इंडिविजुअल हो जाता है, HUF हो जाता है, कंपनी हो जाती है, फर्म हो जाती है, या फिर LLP हो जाता है, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, लोकल अथॉरिटी हो जाता है, जिसमें म्युनिसिपैलिटी और पंचायत कवर हो जाती है। लेकिन अगर इनमें से किसी भी रिगार्ड्स में कवर नहीं हो रहा हो, correct, then they are included in the definition of person and it is regarded as artificial judicial person। फिर हम उसको बोल देते हैं कि आर्टिफिशियली ये पर्सन जुडिशियल है, यानी कि ये जो एंटिटीज है ये नेचुरल पर्सन नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, दीज एंटिटीज जो इसके अंदर कवर्ड है वो नेचुरल पर्सन नहीं है, but separate entities in eyes of law। लॉ की आंखों में ये एक सब सेपरेट पर्सन है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द relationship between cost accounting and cost accountancy? Cost accounting and cost accountancy refers to exactly the same field and have no difference. Cost accounting focuses on external reporting while cost accountancy is concerned with the internal decision making. Cost accounting is a subset of cost accountancy focusing on data collection and analysis, while cost accountancy also involves planning, control and decision making. Cost accountancy is a subset of cost accounting focusing on data collection and analysis. क्या होगा राइट आंसर?
ठीक, कॉस्ट अकाउंटिंग किससे डील करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डील करेगा डेटा कलेक्शन पे, करेक्ट, एनालाइजिंग पे। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो ये किसके बारे में बात करता है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पे, करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सबसेट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी. Cost accounting focuses on data collection and analysis, while cost accountancy also involves planning, control and decision making. तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो किस चीज का सबसेट है? कॉस्ट अकाउंटेंसी का सबसेट है, यानी उसी का पार्ट है. कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये सारे बेसिक एलिमेंट प्रोसेस करते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, कम्युनिकेट करना. लेकिन प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग इज डन अंडर योर अकाउंटेंसी. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट वन, GST is levied on which of the following transaction? Sale and transfer of goods and services, import of goods or services, lease of goods or services, all of the above. GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो जीएसटी का फुल फॉर्म इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? Now, GST has replaced multiple indirect taxes in the country. Applicable जो regime हुआ है, that is from 1st July 2017. करेक्ट. तो अगर हम लोग जीएसटी की बात करें तो इट इज वन ऑफ दी, सो इट हैज रिप्लेस मल्टीपल बंच ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो प्रिवेल करते थे पहले हमारी कंट्री में, और उसकी जगह पर हमारे पास एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम आया है जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स. करेक्ट. तो ये जो मल्टीपल टैक्सेस अभी तक लग रहे थे, ये उन पे एक, उनकी जगह पर, करेक्ट, एक सिंगल टैक्स है जो कि एप्लीकेबल किया जा रहा है. राइट. अब किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? सेल एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो आंसर क्या होगा? all of these above. It is applicable on all of the above, whether it is sale and transfer, whether it is import, export, right, import, whether it is lease, इन तीनों के ऊपर applicable होता है. ठीक है. It has replaced all forms of our indirect taxes which were applicable on services, imports, और उनकी जगह एक single tax लगता है now which is called as GST regime. ठीक है. GST लगता किसके ऊपर है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर. So it is applicable on goods and services. Correct. Next one. Which costing method is suitable for complex products like aircraft where different components are manufactured at various locations? Multiple or composite costing, service costing, process costing. क्या होगा राइट आंसर? तो कॉस्टिंग में देखो अलग अलग मेथड्स होते हैं. करेक्ट. कॉस्टिंग में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स दैट आर एप्लीकेबल. Now,
अगर हम लोग कॉस्टिंग मेथड की बात करें जो कि सूटेबल है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के लिए, जहां पे डिफरेंट कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, तो जब डिफरेंट कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड देन यू कैन नॉट यूज एनी सिंगल मेथड ऑफ कॉस्टिंग, राइट। वहां पे तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको ऐसा मेथड यूज करना पड़ेगा जहां पे मल्टीपल costing techniques have to be used or the methods have to be used for calculating the final cost of the product. तो वहां पे हम मल्टीपल या फिर कंपोजिट कॉस्टिंग यूज करेंगे। अब अगर कोई सर्विस है तो वो होता तो हम सर्विस कॉस्टिंग यूज कर लेते, राइट। अगर कोई प्रोसेस का पार्ट है, किसी गुड्स को बनाने में मल्टीपल प्रोसेस लगते हैं तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कर लेते। अगर हमें डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट निकालनी है तो हम डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग फॉलो कर लेते, करेक्ट। लेकिन ऐसा है नहीं, आपको बोला है कि एक component नहीं है, there are multiple components involved. Next one, which one of the following items are not in the GST regime? Alcoholic liquor for human consumption, banking services, insurance premium, transport services. जीएसटी रिजीम में कौन सा इनमें से कवर्ड नहीं है? करेक्ट, alcoholic liquor for human consumption is kept out of the coverage of your GST regime for now. ठीक है, next one. A new section 2061H was introduced in October 2020 for collecting TCS from the buyer of goods who are making a payment of more than dash towards sale consideration in the financial year. TCS में एक नया सेक्शन हम लोग लेकर आए अक्टूबर 2020 में, ठीक है, जो कि कलेक्ट करता है TCS फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स, करेक्ट, जो कि पेमेंट करेगा मोर देन कितने का, 50 लाख का। तो इफ यू आर मेकिंग पेमेंट टू सेलर विच इज मोर देन 50 लाख, तो आप TCS कलेक्ट करोगे उसके ऊपर। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो सेल अमाउंट कितना है, मोर देन 50 लाख। देन which costing method identifies each cost driving activity and apportion its cost to different products or job? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग? कौन सा इनमें से ऐसा कॉस्टिंग मेथड है जो कि कॉस्ट को डिराइव करता है या आइडेंटिफाई करता है बाय कॉस्ट ड्राइविंग एक्टिविटी? कॉस्ट ड्राइविंग एक्टिविटी यानी एनी एक्टिविटी दैट इज ट्रिगरिंग कॉस्ट, जो कॉस्ट जनरेट करती है, उसके बेसिस पे कॉस्ट को अपोर्शन करता है टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और एनी जॉब। वेदर इट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो नहीं होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग, रादर इट इज अ टूल फॉर मेजरिंग एंड डूइंग दी कोर्स करेक्शन। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो यूज किया जाता है स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, सो दैट वी कैन टेक कोर्स करेक्टिव एक्शन। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग भी अलग है, दैट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग रिलेटेड किससे है, कैलकुलेटिंग द प्राइस ऑफ, कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, है ना, कॉस्ट फोकस है, वन एडिशनल यूनिट दैट वी प्रोड्यूस, राइट। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे स्टैंडर्ड प्रोसीजर चल रहा हो, राइट, जहां पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे हो। बट ये क्या बोल रहे हैं, अपोर्शनमेंट किसके बेसिस पे हो रहा है, एक्टिविटी के बेसिस पे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसे हम ABC कॉस्टिंग भी बोलते हैं, करेक्ट। तो ABC कॉस्टिंग क्या करती है, जो कॉस्ट एलोकेशन किया जाता है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, कॉस्ट एलोकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट वन,
विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू मेक डेटा प्रेजेंटेशन मोर मीनिंगफुल? इनमें से कौन सा मेथड कॉमनली यूज किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डेटा को मीनिंगफुल दिखाने के लिए, है ना, डेटा की प्रेजेंटेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए? इज इट योर जर्नल लेजर मेंटेनेंस, linear programming, external financial reporting, credit score analysis? क्या होगा राइट आंसर? नाउ in order to make your data more meaningful and presentable, we use the concept of linear programming. Linear programming related होता है to find the best optimal solution. हम किसी भी चीज को बना रहे हैं प्रॉफिट के केस में या कॉस्ट के केस में, तो उसका दो ही ऑब्जेक्टिव होता है. या तो ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, या तो ऑब्जेक्टिव होता है टू मिनिमाइज द कॉस्ट. तो दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. नेक्स्ट वन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, व्हाट इज रिटेंशन मनी प्राइमरीली एम्ड एट? फंडिंग इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोवाइडिंग अ बोनस टू द कॉन्ट्रैक्टर, ensuring quality work, financing the contractor's overhead cost. In the context of contract costing, now in the context of contract costing, now contract costing किससे related है? contract कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई एक पर्टिकुलर डेडिकेटेडली एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसे कंप्लीट करना है, राइट? नाउ व्हेन आई से अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यहाँ पे जो काम होता है, बिकॉज अब ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लेट्स से रोड बनाने का या कोई ब्रिज बनाने का, ये एक साल 2 साल में तो कंप्लीट नहीं होते, दे गो ऑन राइट फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ लेट्स से 3 to 4 years. तो उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफिकेशन देते रहते हैं कि भाई इतना वर्क कंप्लीट हो गया, लेट्स से 75 कंप्लीट हो गया, 85% वर्क कंप्लीट हो गया, राइट? और पैसा भी है वो रोक के चल के देते हैं, सो दैट वी कैन इंश्योर द क्वालिटी वर्क, राइट? इन ऑर्डर टू इंश्योर द क्वालिटी वर्क वी डू दैट. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. करेक्ट, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. नाउ ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन. जल्दी से मुझे बताते रहिए क्या रहा आपका स्कोर. मीनवाइल सेल लाइव हो चुकी है, राइट? एंड इस सेल में आपको आज जो है मंथ एंड सेल चल रही है, जहां पे आपको 81% डिस्काउंट मिल रहा, 80% डिस्काउंट मिल रहा है एंड डबल वैलिडिटी मिल रही है, ठीक है, महापैक पर. तो यहाँ पे आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी, यहाँ पे 24 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी. सारे न्यू बैचेस विल बी कवर्ड इन इट, करेक्ट? जिसके लिए आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड Y183 सो दैट यू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. प्रोसेस क्या है? इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको बता देती हूँ. आपको विजिट करना है अड्डा 24/7, ठीक है? यहाँ पे पहुंचने के बाद आपने लेट्स से इसको क्लिक करा. नाउ इफ यू वेट फॉर लाइक 2-3 seconds यू विल गेट द लिंक ऑफ ऐप. इनको क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड करो. वेरी गुड छवि मैम, ठीक है? और वहां पे सिलेक्ट कर लो JIB CIB, है ना, ऊपर, और देन यू क्लिक ऑन स्टोर. व्हेन यू क्लिक ऑन स्टोर यू विल फाइंड जीत एंड विक्ट्री बैच विच आर द रीसेंट वन, एंड देन JIB महापैक विच हैज डबल वैलिडिटी, राइट? सो इन ऑर्डर टू एनरोल आपको JIB महापैक पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ पर यूज करना है कोड Y183 एंड यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई so that you get maximum discount. अभी भी ये 100% डिस्काउंट नहीं है, your discount percentage will increase अगर आप अड्डा 24/7 की ऐप के थ्रू एनरोल करते हो. तो ये जो कोड है ना, इसके साथ अगर आप Y183 आप यूज करते हो प्लस कॉइन्स पे क्लिक कर लेते हो, जो कि आपको मिलते हैं अड्डा 24/7 की ऐप में,
तो आपका जो प्राइस है वो और कम हो जाएगा एंड दिस विल कम एज 5997 समथिंग, ठीक है। और वैलिडिटी हो जाएगी 12 महीने की। जितने भी नए बैचेस हैं, ऑल दीज बैचेस विल बी कवर्ड अंडर योर JIB महापैक। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द इंडिविजुअल बैच। आप चाहें तो आप इंडिविजुअल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। जीत बैच जो है वो शुरू हो रहा है 6 फरवरी से। 6 फरवरी से JIB आपका जीत टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है। द डिटेल्स आर गिवन, यू कैन चेक इट वंस बिफोर एनरोलिंग। प्रोसेस इज सेम। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यूज करना है कोड Y183, जिससे आपको फिलहाल 79% डिस्काउंट मिलेगा। और 1% के लिए, एडिशनल 1% के लिए आपको किसको यूज करना पड़ेगा? कॉइन्स को, जो कि आपको मिलते हैं अड्डा 24/7 की ऐप में। तो आपका जो प्राइस है वो हो जाएगा 3999, ठीक है, 4199 नहीं, द प्राइस विल बी 3999। ठीक है, कोड है आपका Y183 प्लस कॉइन्स, राइट। मैं आपको मिलूंगी कल इसी समय पर एंड वी विल डिस्कस अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू योर मॉड्यूल डी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस क्लास। अगर ऑफिसर अड्डा को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करके क्वेश्चंस को सेव कर लीजिए, सो दैट फ्यूचर में जब भी आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहते हैं आपको दिक्कत ना हो। थैंक यू।